हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो। कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है और हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आराम से बुक से भी टैली कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। बार बार वीडियो को देखेंगे। देखिए, एक बार वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। कम से कम टॉपिक को, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, एक टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए लगभग मिनिमम 40 या 45 मिनट का वीडियो बनता है, तो एकदम से आपके दिमाग में नहीं आ सकता। आप या तो वीडियो के एक एक टॉपिक को रोक रोक कर दोबारा देखें, मतलब वीडियो को यदि आप 2 या 3 बार देखेंगे तब आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक बाय हार्ट हो जाता है। ये आप करके देखें, होगा। नोट्स बनाइए, साथ में बुक से टैली करिए। जहाँ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए। ठीक है। अध्याय 3 हमारा खत्म हो चुका है। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन 4, जनन स्वास्थ्य। ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ। इसके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस लेसन में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। इस लेसन में जो चीज़ें दी हुई हैं उसमें एक है कि जनसंख्या को बढ़ने से कैसे रोका जाए, पहला चीज। फिर दूसरा चीज दिया है कि ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो उनको वो किस प्रकार संतान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है ऐसे रोग जो स्त्री और पुरुष के संबंध बनने से बनते हैं, उन्हें कैसे दूर रखा जा सकता है। तो ये इसको हम कम से कम पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है। फिर भी सबसे पहले जो हम समझते हैं, जो ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, वो फर्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो है कि जनसंख्या नियंत्रण, जन्म पर नियंत्रण। अब ये क्यों आवश्यक है? इसके लिए भारतीय सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस, जागरूकता की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप और हम जानते हैं कि पहले समय में, पहले टाइम में इतना ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो मृत्यु दर अधिक थी, जन्म दर कम थी। जन्म दर रहती तो थी लेकिन
शिशु जन्म लेते साथ ही कई शिशु ऐसा आपने सुना होगा कि जन्म लेते ही खत्म हो गए, या 4 साल के होके मर गए, या 1 साल के होके मर गए, क्योंकि हेल्थ सुविधाएं उतनी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। तब भारत की जनसंख्या कम होती थी, कभी अकाल पड़ने से, कभी किसी रोग के फैलने से बहुत सारे लोग खत्म हो जाते थे, जनसंख्या दर कम थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हेल्थ सर्विसेज बढ़ी और लोगों में जागरूकता फैली, धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने लगी, और आज हमारे देश की जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ही अधिक है। अब क्या हुआ, इससे जनसंख्या घनत्व अधिक होने से जो सुविधाएं मिलना चाहिए पर एक ह्यूमन को, वो धीरे धीरे अब क्या होने लगी है, चरमराने लगी हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रहने के लिए, खाने के लिए, रोजगार के लिए जो है कमी होने लगेगी, और उसके लिए फिर संघर्ष शुरू होगा। हमने पढ़ा ही है कि जैसे ही आवास और भोजन के लिए जो सबसे मुख्य चीज है, इसके लिए संघर्ष शुरू हो जाता है यदि किसी भी जीव की जनसंख्या अधिक हो। तो सरकार ने, चूंकि जितने लोग जी रहे हैं, जिन लोग जीवन ले रहे हैं, जीवन इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, वो अपने मौलिक अधिकारों का अच्छी तरह से उपयोग कर सके, भोजन, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी सुविधाओं का, तो जनसंख्या का कम होना उसके लिए जरूरी है। बहुत से ऐसी योजनाएं चल रही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। क्योंकि ह्यूमन, मनुष्य एक ऐसा जंतु है, वो उसमें जो मादा है उसमें लगभग 45 से 50 साल तक अंडे उत्पन्न होते हैं, और जो पुरुष है, जो नर है, उसमें आजीवन शुक्राणु उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो महिला जब तक उसका मासिक चक्र चलता रहेगा तब तक बच्चे उत्पन्न कर सकती है, और पुरुष आजीवन कर सकता है। तो एक और महिला और पुरुष कई संतानें उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इसे रोकना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण करनी हो तो। अब संतान कैसे उत्पन्न होती है? संतान उत्पन्न होती है महिला की अंड कोशिका और पुरुष की नर कोशिका के मिलने से भ्रूण बनता है, भ्रूण से संतान उत्पन्न। तो इसकी विधियों में, जनसंख्या नियंत्रण की विधियों में जो उसका बेसिक है वो ये है कि अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका ना मिल पाए। यदि ये दोनों नहीं मिलेंगी तो भ्रूण नहीं बनेगा और संतान उत्पन्न नहीं। इसके लिए हमारी हेल्थ सर्विसेज में अलग अलग विधियां हैं। कुछ विधियां स्थायी हैं और कुछ विधियां अस्थायी हैं। तो स्थायी विधियां और अस्थायी विधियां दोनों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जन्म दर नियंत्रण के लिए ये उपाय अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जन्म का नियंत्रण। जन्म कब होता है किसी भी शिशु का? जब अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका मिलते हैं। तो ये दोनों ना मिले, इसके लिए कई विधियां हैं, जिसमें एक विधि है जिसे कहा जाता है स्थायी विधि, और दूसरी विधि है जो अस्थायी है। स्थायी यानी एक बार उस विधि का उपयोग कर लिया तो कभी भी वो नर या मादा संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अस्थायी यानी ऐसी विधि जिसमें कुछ समय के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद संतान उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। पहले हम पढ़ते हैं स्थायी विधियों के बारे में। तो पहले स्थायी विधि, जन्म नियंत्रण की स्थायी विधि, ये इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा, स्थायी विधि में शल्य चिकित्सा की जाती है। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके जो अंड कोशिका, शुक्राणु कोशिका के जो रास्ते हैं मिलने के, उनको बंद कर दिया जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार से ये होता है शल्य चिकित्सा भी। शल्य चिकित्सा में भी एक होता है स्थायी विधि में एक होती है शल्य चिकित्सा और एक होती है नॉन शल्य चिकित्सा, नॉन सर्जिकल। ये है
सर्जिकल मेथड, सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड ये है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। यदि कोई दंपत्ति ऐसे हैं वो अब कहते हैं कि अब उनको संतान की आवश्यकता नहीं है, अब उनकी जितनी संतानें हैं उससे वो आश्वस्त हैं और संतान वे नहीं उत्पन्न करना चाहते, तो वो स्थायी विधि को अपनाते हैं। स्थायी विधि में एक विधि है शल्य चिकित्सा, सर्जिकल ट्रीटमेंट, और दूसरी है नॉन शल्य चिकित्सा विधि। तो पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, सर्जिकल मेथड। इसमें भी मादा और नर में अलग अलग विधियां हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। देखिए, अब हमने पिछले लेसन में पढ़ा जो नर जनन तंत्र कैसा होता है, मादा जनन तंत्र कैसा होता है ना। नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु है वो कहाँ पर बनते हैं, वृषण में बनते हैं, और वृषण से वासा डिफरेंशिया द्वारा फिर आगे पहुंचते हैं शुक्राशय में, और वहां से यूरेथ्रा द्वारा निकाले जाते हैं, उसमें अदर लिक्विड्स भी आकर मिलते हैं। और मादा जनन तंत्र में हमने पढ़ा कि अंडा बनता है अंडाशय में, द्वितीय अंडाकोशिका, और वहां से निकलने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में जाती है। वासा डिफरेंशिया एंड फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से वासा डिफरेंशिया से शुक्राणु जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब से अंडकोशिका जाती है। यदि इन दोनों को बांध दिया जाए या काट दिया जाए तो ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में उस हिस्से को बांध दिया जाए जहां पर निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन होगा ही नहीं। और शुक्राणु बनने के बाद वृषण से निकलकर जिस नलिका से शुक्राशय में आते हैं उसे यदि बांध दिया जाए तो वहां से शुक्राणु आएंगे ही नहीं, तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस विधि में ये शल्य चिकित्सा भी जो नर में होती है और दूसरा प्रकार है मादा में होती है। तो जो नर में होती है उसे कहा जाता है वैसेक्टोमी, इसे कहा जाता है वैसेक्टोमी, और जो मादा में होती है इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। अब इस तरफ में वैसेक्टोमी आपको बताती हूँ। देखिए, ये वृषण है, ये दो वृषण पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें से एक नलिका निकलती है। वृषण में क्या बनता है, वृषण में बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, और यहाँ से जो बने हुए शुक्राणु हैं निकलते हैं वृषण से, और निकलने के बाद ये ऊपर की ओर जाते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय में ये जाते हैं जब, और शुक्राशय में पहुंचने के बाद फिर ये विभिन्न जो इसकी सहायक ग्रंथियां उनमें से होने के बाद ये पहले शेषन में आते हैं, शेषन से यूरेथ्रा द्वारा ये बाहर निकाले जाते हैं। अब देखिए, शुक्राणु यहाँ बनते हैं और यहाँ से होते हुए ऊपर जाते हैं, यहाँ से होते हुए ऊपर जाते हैं। इस नलिका को कहते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया कहा जाता है इसको। तो यदि क्या किया जाए, यदि इस नलिका को बांध दिया जाए, कस के टाइट बांध दिया जाए, बहुत टाइट बांध देने से क्या होगा कि यहाँ से शुक्राणु ऊपर की ओर नहीं जा पाएंगे, और इस क्रिया को कहा जाता है वैसेक्टोमी, जिसमें वासा डिफरेंशिया को बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते, केवल जो सीमेन निकलता है उसमें अदर लिक्विड्स जो सहायक ग्रंथियों के होते हैं वो बाहर पहले से निकलते हैं। तो वैसेक्टोमी क्या है, नर में की जाने वाली ऐसी शल्य चिकित्सा है जिसमें वासा डिफरेंशिया को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती।
तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है? एक शल्य चिकित्सा है जो जन्म नियंत्रण के लिए पुरुषों में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पुरुष की वासा डिफरेंशिया को बांध दिया जाता है। बांध देने से शुक्राणु शरीर से बाहर आते ही नहीं है और मादा में ये शुक्राणु नहीं पहुंचा पाएगा, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है। अब हम आते हैं ट्यूबेक्टोमी पे। अब हमें मालूम है कि मादा में जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें यहाँ पर फिमरी होते हैं और ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब, आप हम पढ़ चुके हैं। ज्यादा बड़ा डायग्राम हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं तो ज्यादा बड़ा मैं नहीं बता रही हूँ। ये है गर्भाशय, यहाँ है वेजाइना, यहाँ पर है सर्विक्स जो है इस तरह से फैलोपियन ट्यूब से अंडा आता है। यहाँ पर क्या है? अंडाशय है, यहाँ पर अंडाशय है। अंडाशय से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब से ऐसा होकर यहाँ पर गर्भाशय में आता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? यहाँ पर होती है फैलोपियन ट्यूब में, इस्थमस और जो इम्पुला है उसके जॉइंट पर होती है। तो यदि शल्य चिकित्सा द्वारा क्या किया जाए, ये जो पॉइंट है जहाँ पर निषेचन होता है उसे बांध दिया जाए, उसके आगे की ओर यहाँ पर इसे बहुत धागे से कस के टाइट बांध दिया जाए। तो कस के टाइट बांध देने पर क्या होगा? जब शुक्राणु यहाँ से सर्विक्स से होकर होते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें अंडा नहीं मिलेगा, उन्हें अंड कोशिका नहीं मिलेगी, अंड कोशिका तक पहुंच ही नहीं पाएंगे वो, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो जन्म पर अपने आप ही नियंत्रण हो जाएगा। इस क्रिया में मादा में फैलोपियन ट्यूब को बांधा गया है। ट्यूब, इस बात को आप याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब को बांधा है, इसीलिए इस विधि को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। मादा में जन्म नियंत्रण हेतु जो शल्य चिकित्सा की जाती है उसका नाम ट्यूबेक्टोमी है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें फैलोपियन ट्यूब को कसकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, निषेचन नहीं होता और निषेचन नहीं होने से जन्म नहीं होता। ठीक है। तो ये काफी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बहुत इजी हैं, सरल हैं। बस आपको दो शब्द अच्छे से याद रखने हैं कि नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु को वहन करने वाली नलिका है उसका नाम वासा डिफरेंशिया है और वासा डिफरेंशिया को बांधने की क्रिया वेसेक्टोमी कहलाती है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकलते। ट्यूबेक्टोमी मादा जनन तंत्र में शुक्राणु को अंडाणु तक ना पहुंचने देने के लिए फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये ऐसी स्थायी विधियां हैं जिनको एक बार कर दिया जाए तो दोबारा वापस स्थिति में लाना बहुत ही कठिन होता है। हालांकि किया जा सकता है, लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियों में ऐसा किया भी जाता है कि इन्हें खोला जाए, लेकिन इनमें बहुत ही खतरा होता है। तो ये स्थायी विधियां, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। अब हम आते हैं स्थायी विधि की शल्य चिकित्सा विधि हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं नॉन शल्य चिकित्सा। तो नॉन शल्य चिकित्सा में क्या किया जाता है? नॉन शल्य चिकित्सा में नॉन यानी जन्म पर नियंत्रण करना है लेकिन ऑपरेशन नहीं करना है, तो क्या किया जाता है? इसके लिए मादा की फैलोपियन ट्यूब में कैथेटर की सहायता से, कैथेटर एक नली होती है, कैथेटर की सहायता से एक छल्ले जैसी रचना पहुंचा दी जाती है। एक छल्ला, आप जानते हैं छल्ला मीन्स होल, रिंग, छल्ले जैसी रचना को पहुंचा दिया जाता है
अब क्या होता है, इसको वहां पर छोड़ दिया जाता है। वहां पर छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके चारों ओर रक्त नलिकाएं संयोजी ऊतक जमा होने लग जाते हैं। अब क्या होगा, ये जमा होने लग जाएंगे। ये फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब में क्या किया, यहाँ पर अंदर की ओर छल्ला पहुंचा दिया। आप इसके चारों ओर रक्त कोशिकाएं, मस मज्जा वगैरह जमा हो जाएगा, जिससे ये ट्यूब यहाँ पर क्या हो गई, ब्लॉक हो गई और शुक्राणु यहाँ से यहाँ पर अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये नॉन सर्जिकल है, जब चाहे तब इस छल्ले को बाहर निकाला जा सकता है। ये ज्यादा सरल है किसकी तुलना में, ट्यूबेक्टोमी की तुलना में। और फैलोपियन ट्यूब में ये छल्ला वहाँ स्थित रहता है, चारों तरफ इसके और मांस मज्जा जमा हो जाता है, जिससे अंडे तक शुक्राणु के पहुंचने की संभावना खत्म हो जाती है। इसमें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, केवल छल्ला पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्थायी विधियां। अब हम पढ़ते हैं अस्थायी विधि। ये हमने स्थायी विधियां पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं दूसरी विधि, जो है अस्थायी विधि। हाँ, तो बच्चों अस्थायी विधि में क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के उसमें है कि कुछ तो पिल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, जिसको पर डे लेना पड़ता है। ठीक, वो हार्मोनल होती है और वो अंदर जाकर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को के लेवल को अप एंड डाउन करती हैं, जिससे कि जो अंडा है वो निषेचन योग्य नहीं रह जाता और या फिर आरोपण नहीं हो पाता एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम इस तरह से तैयार ही नहीं हो पाती कि अंडा वहाँ पर जो भ्रूण है वो वहाँ पर आकर आरोपण कर सके। फिर दूसरा, एक यह हार्मोनल हो गया, और दूसरा है जिसमें कॉपर आयन के द्वारा, कॉपर आयन की विशेषता है कि ये शुक्राणुओं को निष्क्रिय करते हैं। तो यदि महिला के गर्भाशय में कोई ऐसी डिवाइस लगा दी जाए जिससे निरंतर कॉपर आयन निकलते हों, तो वो शुक्राणु जैसे ही गर्भाशय में पहुंचेंगे, गर्भाशय के बाद ही फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, तो गर्भाशय में ही वो निष्क्रिय हो जाएंगे शुक्राणु, जिससे कोई भी सक्रिय शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंचेगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो इन्हें चूंकि गर्भ के अंदर स्थापित किया जाता है, तो इन्हें कहा जाता है, गर्भ के अंदर मीन्स गर्भाशय के अंदर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। पिल्स, हार्मोनल गोलियां बाहर से ली जाती हैं और कॉपर जो डिवाइस लगाई जाती है वो IUD होती है, उसे IUD कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है। वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो ये कुछ इस प्रकार की विधियां हैं जिससे कि जिसे हम कह सकते हैं इंट्रा यूटेराइन युक्तियां। तो अस्थायी विधियां में भी पहला है कौन सी विधियां, हार्मोनल विधि, जिसमें पिल्स ली जाती है, हार्मोनल विधि। और दूसरी है IUD। IUD मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी युक्ति, हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। अभी फुल फॉर्म जब मैं ये समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी। पहली विधि है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में क्या किया जाता है, हार्मोन्स यानी मादा हार्मोन्स गोलियों के द्वारा दिए जाते हैं, गोली के द्वारा हार्मोनल
जो हार्मोन दिए जाते हैं, और उन गोलियों में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ये जो विधि है इसमें गोलियां मुख द्वारा ग्रहण की जाती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन अंडोत्सर्ग को ही रोक देते हैं। अंडोत्सर्ग मीन्स ओव्यूलेशन, अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया। ये एक प्रकार का हो गया कि जिसमें मिश्रण होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, जो अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं। और दूसरी प्रकार की जो पिल्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं, उनमें क्या होता है? उन गोलियों में, ये भी गोलियां हैं, इन गोलियों में क्या होता है? ये भी मुख द्वारा ग्रहण की जाती है। और इनमें होता क्या है? इनमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। गोलियों में प्रोजेस्टेरोन होता है, जो सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा कर देता है। सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा कर देता है, जिससे जो शुक्राणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। शुक्राणु जो इतना सर्विक्स का जो म्यूकस है वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि शुक्राणु को प्रवेश होने से, गर्भाशय में प्रवेश होने से रोक देता है। ठीक है, तो हार्मोनल विधियों में भी दो प्रकार की गोलियां आती हैं। एक गोली जो मिश्रित होती है, ये मिश्रित हार्मोन वाली गोली होती है। ये मिश्रित वाली जो गोली है, इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन अंडोत्सर्ग को मिलकर इनका लेवल ऐसा हो जाता है कि अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं। अंडोत्सर्ग अंडा ही नहीं निकलेगा तो निषेचन नहीं होगा। दूसरी प्रकार की जो गोली है, एंड में यानी सही टाइम पर उसको रोक देते हैं। अब अगला जो गोली है उसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा कर देता है, जिससे कि क्या होता है? शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाते। गर्भाशय तक भी नहीं पहुंच पाते तो फेलोपियन ट्यूब तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई? हार्मोनल विधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं IUD। अब IUD में क्या होता है देखें। इस विधि का जो हिंदी नाम है वो है अंतः गर्भाशयी। क्यों बोल रहे हैं इसको ऐसा? क्योंकि इन डिवाइसेस को, ये डिवाइस होती है, इनको यूट्रस गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है IUD, और जो इसका इंग्लिश नाम है उसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है जो कॉपर आयन द्वारा रोका जाता है, और दूसरा होता है हार्मोनल। दो प्रकार की डिवाइस होती है। ये डिवाइस को, इसका नाम ही जैसा आपको नाम दिख रहा है, अंतर्गर्भाशयी, यानी गर्भाशय के अंदर इन डिवाइसेस को स्थापित कर दिया जाता है। और ये डिवाइसेस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक डिवाइस होती है कॉपर डिवाइस होती है। कॉपर डिवाइस यानी कॉपर युक्ति
ये कॉपर डिवाइस क्या करती है, इसमें से कॉपर आयन निकलते हैं जो शुक्राणुओं को निष्क्रिय करते हैं। और जो दूसरी डिवाइस है वो होती है हार्मोनल डिवाइस। ये ऐसे हार्मोन निकालती है जिससे कि जो एंडोमेट्रियम है वो रफ्चर हो जाती है और आरोपण के लिए तैयार ही नहीं होती। जब ब्लास्टुला मान लीजिए बन भी जाता है तो आरोपण नहीं हो पाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कॉपर डिवाइस के बारे में। तो कॉपर डिवाइस जो है इनमें क्या किया जाता है, कॉपर डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर स्थापित करते हैं। इस तरह से स्थापित करते हैं कि उसमें एक धागा लटकता रहता है जो सर्विक्स के बाहर दिखता है। जब उस डिवाइस को निकालना, देखिए ये अस्थायी विधि है, तो जब तक आपको संतान नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मादा को, तब तक वो ये डिवाइस लगाकर रखेगा और जब उसे संतान चाहिए तो इस डिवाइस को बाहर निकाल देगा और व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा। तो कॉपर डिवाइस में इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें जो कॉपर से बनी होती है और कॉपर आयन जो है वो जैसे ही शुक्राणु आते हैं तो कॉपर आयन के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। ये जो कॉपर डिवाइस है ये कई प्रकार की है, ये काफी पूछा जाता है। एक होती है कॉपर 7, एक होती है कॉपर 7, एक होती है कॉपर T और एक होती है मल्टी लोड 375। 3 प्रकार की डिवाइस है, मल्टी लोड 375, 3 प्रकार की ये कॉपर डिवाइस है। एक है कॉपर 7, कॉपर T एंड मल्टी लोड 375। इनको यूट्रस के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक, आप दूसरी जो है अंतर्गर्भाशय युक्ति में जो कॉपर डिवाइस है उस कॉपर डिवाइस में एक ही अपन ने पढ़ लिया, इंटरयूटेराइन डिवाइस में कॉपर डिवाइस, और कॉपर डिवाइस में अपन ने पढ़ लिया ये 3 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हार्मोनल। किसका, हार्मोनल जो है, ये हार्मोनल में क्या होता है, इसमें ऐसी डिवाइस यूट्रस में लगाई जाती हैं जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, एक ये कॉपर हो गया। अब दूसरा में हार्मोनल आईयूडी, दूसरा है हार्मोनल आईयूडी। देखिए इसको अपन ये एक आईयूडी कौन सी है, कॉपर डिवाइस, और दूसरी आईयूडी कौन सी है, हार्मोनल आईयूडी। ये जो आईयूडी है हार्मोनल आईयूडी, ये कौन सी है, ये है LNG। मैं बताती हूँ कि ये कैसे काम करती है। LNG 20, ये LNG जो 20 है ये हार्मोनल आईयूडी को यूट्रस के अंदर स्थापित कर दिया जाता है और इससे जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, ये LNG प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निष्क्रिय करता है। अब आपको मालूम होगा लेसन 3 में हमने पढ़ लिया है कि जो कार्पस ल्यूटियम बनती है वो कार्पस ल्यूटियम निषेचन की स्थिति में, यदि निषेचन हो चुका है तो वो कौन सा हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है किसके लिए, भ्रूण को स्थापित करने के लिए। तो ये डिवाइस क्या करेगी, इसको ही निष्क्रिय कर देगी। यदि ये निष्क्रिय हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम अपने आप ही रफ्चर हो जाएगी और वो तैयार ही नहीं होगी किसी भी भ्रूण को प्रत्यारोपित करने के लिए। तो एंडोमेट्रियम जब रफ्चर हो जाएगी तो जो युग्मनज है, जो भ्रूण बना है, जो एम्ब्रियो बना है, जो ब्लास्टुला बना है, वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैच्योरेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है हमारी, हार्मोनल आईयूडी। देखिए बहुत ध्यान रखिए, स्थायी विधि में हमने शल्य चिकित्सा, नॉन शल्य चिकित्सा पढ़ा। अस्थायी विधि में भी 2 विधियां हैं, हार्मोनल विधि एंड आईयूडी। हार्मोनल विधि में भी 2 प्रकार की टैबलेट्स थी, एक मिश्रित टैबलेट, एक सिंपल टैबलेट। दूसरी विधि हमने पढ़ी आईयूडी अंतर्गर्भाशय युक्ति, इसमें भी 2 प्रकार की युक्तियां हैं, एक है कॉपर डिवाइस और दूसरी है हार्मोनल आईयूडी।
कॉपर डिवाइस में कॉपर शुक्राणु को निष्क्रिय करता है। और दूसरा जो है ये हार्मोनल डिवाइस ये जो लिखा है हार्मोनल डिवाइस में LNG-20 है, जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निष्क्रिय करता है, जिससे एंडोमेट्रियम प्रिपेयर नहीं होती और एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हो जाती है इसके प्रभाव से, जिससे कि भ्रूण यदि बन भी चुका है, निषेचन हो भी चुका है, तो वो स्थापित नहीं हो पाता और उसका वो रफ्चर हो जाता है, खत्म हो जाता है।